Hello everyone, I welcome you all. I hope all of you doing well. तो दिस इज़ अवर सेकंड लेक्चर. इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कंपोजिशन क्या आता है, यानी कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि हमारा प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देखिएगा. उसी के बेस पे फिर आप जो अगला वाला लेक्चर है बहुत अच्छे तरीके से समझ पाओगे. ठीक है, और ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का, चिल रहो, चिलैक्स करना सीखो. ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको पॉलिटी कवर करवा दूंगा. ठीक है, बहुत सही मैटर में, यानी सही इन द सेंस. थोड़ा वर्ड इधर उधर चला जाता है भाई मेरा, हालांकि पता नहीं, टंग स्लिप हो रही है आजकल कुछ ज़्यादा, कुछ इलाज करना पड़ेगा. एनीवे, चलो फिर शुरू करते हैं कि भैया जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर्म हुई थी, ठीक है, उसकी टोटल स्ट्रेंथ वगैरह क्या थी और क्या कंपोजिशन था. ठीक है, अब देखो हमने पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है. 1934 में क्या हुआ, 1935 में, 1940 पढ़ा हमने, 1942 एंड 1946. ठीक है, तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इट वॉज फॉर्म अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान. लेकिन कब प्लान हुई थी? नवंबर 1946 में फॉर्म हुई थी. कब फॉर्म हुई थी? नवंबर 1946. दिस डेट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. ठीक है, डू नॉट never ever forget this date. ठीक है, the constituent assembly was formed under the cabinet mission plan in November 1946. ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कंपोजिशन क्या था. अब देखो कॉन्स्टेंट असेंबली फॉर्म तो हुई है नवंबर 1946 में, तो कंपोजिशन रहेगा, कुछ ना कुछ सीट्स रहेंगी. तो टोटल स्ट्रेंथ, ठीक है, तो टोटल स्ट्रेंथ थी इसकी 389. क्या थी? 389. ठीक है, अब इसके पहले भी थोड़ा देख ले. देखो ये हमारा इंडिया था उस वक्त का, फॉर एग्जाम्पल ये अखंड भारत था, मैं यहाँ पे इसे समझने के लिए बोल रहा हूँ. ठीक है, तब जो इंडिया था उसमें बेसिकली दो तरह के स्टेट्स होते थे. ठीक है, थोड़ा आपको बैकग्राउंड क्लियर करवा देता हूँ. जैसे मान लो कि ये ब्रिटिश इंडिया है, दो तरह के स्टेट्स है, एक जो डायरेक्टली कंट्रोल होते हैं और एक इनडायरेक्टली कंट्रोल किए जाते हैं. ठीक है, अब जो डायरेक्टली कंट्रोल थे यानी एरिया थे या फिर प्रोविंसेस थे, ठीक है, प्रोविंसेस विच वे डायरेक्टली कंट्रोल बाय द ब्रिटिशर्स, ठीक है, उसे कहा जाता था ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस. क्या कहा जाता था? ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस. ठीक है, एंड द प्रोविंसेस विच वे इनडायरेक्टली कंट्रोल बाय द ब्रिटिशर्स, उसे कहा जाता था प्रिंसली स्टेट्स. उसे क्या कहा जाता था? प्रिंसली स्टेट्स. ठीक है, अब देखो प्रिंसली स्टेट्स का क्या था कि वहाँ पे जो यानी मान लो कि जो पीपल है उनका जो गुस्सा है, ठीक है, यानी मान लो कि वहाँ के जो लोग थे अपने प्रिंस के प्रति या फिर अपने राजा के प्रति बहुत ज़्यादा वफादार थे. ठीक है, वो कुछ ऐसा बर्दाश्त नहीं कर सकते थे उनके अगेंस्ट द किंग और अगेंस्ट द प्रिंस. तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, यहाँ पे बढ़िया सा दिमाग लड़ाया कि हम क्या करते हैं, जो प्रिंस है जनता का गुस्सा हमारे ऊपर ना है, इसलिए उस प्रिंस को नॉमिनल यानी भैया चेहरा दिखाने के लिए क्या कर दिया, उन्हें बिठा दिया गया. और बाकी पूरा जो भैया कारोबार चलता था, यानी जो भी भैया चलता था, यानी की जो थी प्रिंस को चलाने की, वो किसके पास थी? वो ब्रिटिशर्स के पास थी. यानी भैया सिर्फ नाम के लिए प्रिंस को बिठा दिया गया था. प्रिंस का क्या था? सिर्फ चेहरा था, लेकिन पीछे से कौन गवर्न कर रहा था, एडमिनिस्टर कर रहा था? ब्रिटिशर्स कर रहे थे. ठीक है, इसी को कहा गया है ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट. ठीक है, अब इन दोनों के बीच में आपको क्या देखने को मिलेगा? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो भी सीट्स है उनका बंटवारा, डिस्ट्रीब्यूशन देखने के लिए मिलेगा. ठीक है, जो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस थे इसमें भी आप थोड़ा ध्यान दो. यहाँ पे 11 गवर्नर्स प्रोविंसेस थे, यानी जो डायरेक्टली गवर्नर्स कंट्रोल करते थे, और 4 चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस थे. ठीक है, अब 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस यानी कुछ नहीं, चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस यानी आज की जो यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है, उसी को आप कंसिडर कर सकते हो चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस एट द टाइप ऑफ ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट. ठीक है, आगे जैसे बढ़ेंगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो what was the total strength of the constituent assembly? The total strength was 389. आउट ऑफ दिस 389, ठीक है, 296 हमने कहा था, अभी बताया कि देयर वर टू पार्ट्स ऑफ द ब्रिटिश इंडियन ब्रिटिश इंडिया. वन वाज द ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस एंड अदर वाज द प्रिंसली स्टेट्स. ठीक है, तो आउट ऑफ द 389 ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस गॉट द 296 सीट्स. How much? 296. And the princely states got the 93 seats. ठीक है, out of these 296 seats, ठीक है, 292 and 4, ठीक है, यानी 292 seats was from the 11 governance provinces and 4 from the chief commissioners provinces. ये यहाँ पे थोड़ा ध्यान में रखना. ठीक है, चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस यू कैन कंसिडर इट एज टुडेज यूनियन टेरिटरीज, यानी आज की जो यूनियन टेरिटरीज है उसी उस वक्त चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस कहा जाता था.
ठीक है। तो सो हाउ वाज द सीट्स ऑफ कॉन्स्टेंट असेंबली वाज डिस्ट्रीब्यूटेड? इट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस एंड द प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है। ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस गॉट द 296 सीट्स, ओके, एंड द प्रिंसली स्टेट्स गॉट द 93 सीट्स, ठीक है। आउट ऑफ दिस 296 सीट्स out of these 296 seats of the British Indian province, 292 seats went to the 11 governors province and 4 to the चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस, ठीक है। ये थोड़ा यहाँ पे ध्यान में रखना, बाकी कुछ नहीं, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो टोटल स्ट्रेंथ कितनी थी बच्चों? टोटल स्ट्रेंथ थी 389। बंटवारा कैसे हुआ? 296 सीट्स और 4 सीटों का बंटवारा, सॉरी 93 सीट्स का बंटवारा हुआ। ये जो टोटल स्ट्रेंथ वाला जो है ना भैया, ये ध्यान में रखो। आगे चल के नंबर जो है रिड्यूस होगा। क्यों रिड्यूस होगा? ठीक है, क्योंकि नंबर्स का खेल हो सकता है। अगर यूपीएससी को कन्फ्यूज़ करना है या फिर मान लो कोई भी आपकी जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है वहाँ पे फैक्चुअल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, उसको अगर कन्फ्यूज़ करना है तो भैया नंबर्स का खेल खेलने लगते हैं, ठीक है। तो नंबर्स पे थोड़ा ध्यान, तो टोटल स्ट्रेंथ वॉज 389। और इस सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन वाले नंबर भी ध्यान में रखो, क्योंकि जब आगे चल के हम देखेंगे सीट्स जो रिड्यूस हो रही है, ठीक है, आफ्टर द विड्रॉल ऑफ द मुस्लिम लीग, ठीक है, तब वो वहाँ पे क्वेश्चंस बनने की संभावनाएं है, ठीक है। तो देखो उसके बाद देखो, ये तो मैंने पढ़ा दिया है आपको कि जो 290 सीट्स थी ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस की, ठीक है, उसमें सॉरी जो 296 थी उसमें से 292 सीट्स जो थी वो गवर्नर प्रोविंसेस को गई थी, जो 11 थी, और चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस को 4 गई थी, यानी ड्रॉन फ्रॉम मेजर प्रोविंसेस और 1 फ्रॉम ईच प्रोविंसेस। इस तरह से कंप्लीट 296 सीट्स बनती थी, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया, लेकिन ये जो सीट का एलोकेशन होगा, यानी एक सीट के लिए कितने लोगों के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव रहेगा, रेशियो जैसे रहता है ना कि भैया 1000 लोगों के लिए एक डॉक्टर, काइंड ऑफ इस तरह से, तो 2000 लोगों के लिए 2 डॉक्टर, ठीक है, काइंड ऑफ इस तरह से रेशियो, ठीक है। तो 10 लाख लोगों के लिए एक सीट का बंटवारा हुआ आता है, यानी एक जो रिप्रेजेंटेटिव्स है, ठीक है, वो 10 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। यानी जो सीट का बंटवारा होता है, जो सीट अलोकेशन जो हुई थी ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, यानी रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन, ठीक है, इस बेसिस पे हुई थी, प्रोपोर्शन टू देयर रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन। यानी मान लो कि जो सीट का बंटवारा हुआ था 1 सीट फॉर 1 मिलियन, यानी 10 लाख लोगों के लिए एक सीट क्या की गई थी, डिस्ट्रीब्यूट की गई थी, यानी 10 लाख लोगों के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव रहेगा। इस तरह से आप ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो कि हमने ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस पढ़ा है, ठीक है। अब जो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस है, इसमें से क्या हुआ था, जो सीट्स जो डिस्ट्रीब्यूट हुई थी वो मेनली 3 कैटेगरीज में हुई थी। क्या हुई थी? मेनली 3 कैटेगरीज में। तो कौन सी कैटेगरीज थी? एक थी जनरल, मुस्लिम और सिख्स, ठीक है। अब जनरल में मुस्लिम और सिख को छोड़ के सभी लोग आते थे, ये आप ध्यान में रखना। जो जनरल में मुस्लिम और सिख को छोड़ के सभी आते थे, ये ध्यान में रखना। अब ये भी यहाँ पे भी जो भैया हुआ था सीट का डिस्ट्रीब्यूशन जनरल, मुस्लिम और सिख के बीच में, ये भी पॉपुलेशन के बेस पे ही था। क्या था? प्रोपोर्शन ऑफ देयर पॉपुलेशन। ऐसा नहीं कि यहाँ पे पॉपुलेशन के बेस पे नहीं होता, नहीं, यहाँ पे भी क्या हुआ था, पॉपुलेशन के बेस पे ही ये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था। समझ में आया? सबसे पहले हमने क्या देखा, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, बहुत इजी तरीके से आपको समझ जाएगा। सबसे पहले टोटल स्ट्रेंथ देखी, ठीक है। टोटल स्ट्रेंथ देखने के बाद हमने देखा कि सीट अलोकेशन किस तरह से हुआ है, ठीक है। सीट अलोकेशन हुआ है पॉपुलेशन के बेस पे। उसके बाद जो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस है, ठीक है, उसके बाद जो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस है, इनमें जो सीटों का बंटवारा हुआ वो मेनली 3 कम्युनिटीज़ में हुआ था। तो एक थी जनरल, दूसरी थी मुस्लिम और थर्ड थी सिख। तो जनरल में कौन कौन आता था? मुस्लिम और सिख को छोड़ के बाकी सब लोग क्या आते थे? जनरल में आते थे। अब देखो अलोकेट तो कर दिया, लेकिन अभी ये है कि यहाँ पे भी आप ध्यान में रख सकते हैं, ये डायग्राम पे ध्यान नहीं देना है कि मुस्लिम्स की संख्या ज़्यादा आती है, ऐसा नहीं है, ये जस्ट बनाई गई है रैंडमली, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान नहीं देना, ठीक है। यानी कम्युनिटी वाइज डिवीजन अगर देखा जाए ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस का, तो क्या आता है? जनरल था, मुस्लिम था और सिख था, ये आप ध्यान में रखो। उसके बाद देखो कि जो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस थे, सीटों का बंटवारा हो गया है, सब कुछ हो गया है, ठीक है। अब ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस थे, ठीक है, सीटों का बंटवारा हुआ है, लेकिन इलेक्शन नहीं हुए, कैसे लोग चुन के आएंगे, ठीक है। तो किस तरह से वो अपने मेंबर्स को चुनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो था, ठीक है, कि जो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस में से जो रिप्रेजेंटेटिव आने वाले थे, वो आने वाले थे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के थ्रू। अभी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली क्या है समझ के लो। देखो हमारा इंडिया एज ए होल, ठीक है,
जो हमारी इंडिया में स्टेट्स है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, ठीक है, यहाँ पे आंध्र प्रदेश, जो भी होंगे, ठीक है, मध्य प्रदेश, ठीक है, स्टेट्स को ही क्या कहा जाता था, प्रोविंसेस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रोविंसेस। ऐसे ही प्रोविंसेस के लिए क्या हुआ था, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में इलेक्शन हुआ था। क्या हुआ था, 1935 में इलेक्शन हुआ था, ठीक है। इस इलेक्शन के द्वारा प्रोविंशियल असेंबली फॉर्म की गई थी। क्या की गई थी, प्रोविंशियल असेंबली फॉर्म की गई थी, ठीक है। अब इसी प्रोविंशियल असेंबली में से कुछ रिप्रेजेंटेटिव चुन के कहाँ पे जाने वाले थे, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जाने वाले थे। कहाँ पे जाने वाले थे, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जाने वाले थे। ये बात यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। अभी चुनने की जो मेथड थी वो थी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। क्या थी, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड। यानी जो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस है, इनमें से जो रिप्रेजेंटेटिव्स कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में आने वाले थे वो चुनने जाने वाले थे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में से। और इलेक्शन की मेथड क्या थी, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड। क्या थी, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड। अब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड यानी होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। क्या होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, अब मान लो कि कितनी सीट्स रखे बेटा, 2 रखे, और 4 कैंडिडेट्स रख देते, 3 कैंडिडेट्स रख देते, चलो 2 सीट्स है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में फॉर एग्जांपल, ठीक है, और 3 कैंडिडेट्स खड़े हुए ए, बी और सी। अब तीनों में से कोई 2 ही जाएगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। या फिर मान लो कि एक ही सीट है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में और 3 कैंडिडेट्स खड़े हैं, ठीक है। अब सिंगल ट्रांसफरेबल वोट किस तरह से काम किया जाता है, तो आपको एक मान लो ऐसे बैलॉट दिया जाता है। यहाँ पे क्या करना पड़ता है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये ऐसे आपको लिखना पड़ता है या फिर लिखा हुआ होता है, ठीक है। आपको सिर्फ प्रेफरेंस देना पड़ता है कि मेरा सबसे पहला वोट ए को जाएगा, उसमें आपका सेकंड प्रेफरेंस है कि मेरा सेकंड वाला जो वोट सेकंड प्रेफरेंस जाएगा सी को, और थर्ड प्रेफरेंस है बी को। समझ में आ रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे और दूसरा कैंडिडेट है ए, उसने दिया फर्स्ट प्रेफरेंस बी को, उसने सेकंड प्रेफरेंस दिया सी को और थर्ड प्रेफरेंस दिया ए को, ठीक है। अब मान लो कि ए प्रेफरेंस में अगर ए को मेजॉरिटी नहीं मिलती है, यानी जितने चाहिए उतने वोट्स नहीं चाहते, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ए को प्रेफर नहीं करते, तो ये सभी वोट क्या हो जाएंगे, बी को ट्रांसफ़र हो जाएंगे ये वाले। यानी सेकंड प्रेफरेंस वालों को देखा जाएगा, अच्छा इसने सेकंड प्रेफरेंस बी को दिया है तो सेकंड प्रेफरेंस काउंट किया जाएगा, फिर थर्ड प्रेफरेंस काउंट किया जाएगा, ठीक है। फिर फर्स्ट प्रेफरेंस काउंट किया जाएगा। अगर वो इनफ वोट्स नहीं मिलते तो जो प्रेफरेंसेस है वो ऐसे क्या होते जाएंगे, ट्रांसफ़र होते जाएंगे। ये कंफ्यूज हो गया, आगे चल के होगा कब क्लियर, ठीक है। इसके लिए बेस्ट आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। आप कैप राउंड भरते हो, पता है, इंजीनियरिंग करने के लिए, उसमें क्या किया जाता है, आप प्रेफरेंसेस देते हो कि मुझे एक्स कॉलेज चाहिए। अगर एक्स कॉलेज में आपकी एडमिशन नहीं होती है तो आपका प्रेफरेंस वाई कॉलेज के लिए कंसिडर किया जाता है, वाई में भी नहीं होती है तो जेड के लिए किया जाता है। यानी क्या हो रहा है, आपकी सीट भैया यानी कॉलेजेस को ऐसे 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 चेंज किया जा रहा है। सेम यहाँ पे भी होता है। अगर फर्स्ट प्रेफरेंस आपने दिया है, जैसे मान लो 50 लोग हैं, 50 में से सिर्फ 10 लोगों ने ए को प्रेफरेंस दिया है, तो ये तो चुन के आने वाला नहीं है, क्योंकि भैया 50 में से 10 यानी कुछ नहीं हुआ है, 10% मिले उसको, ठीक है। तो ये यहाँ पे होगा नहीं। तो जो 10% वाले जो ए के प्रेफरेंस है वो उन्होंने सेकंड प्रेफरेंस किसको दिया है उसके लिए वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। अच्छा, सेकंड प्रेफरेंस बी को दिया है तो जो 10 वाले प्रेफरेंस है ये अपने आप उसका जो वोट है वो बी के लिए क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। जिस तरह से उन्होंने भैया अपना प्रेफरेंस दिया है उस तरह से। इसे ही कहा जाता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। मैं इस सेंस में कह रहा हूँ, ठीक है। अलग सेंस में, इन पॉलिटिकल सेंस में थोड़ा वेरी करता है अलग तरीके से, ठीक है, कि सीट्स वगैरह कैसे मिलती है, क्या मिलती है, ठीक है, वो हम ब्रिज कोर्स में कवर कर लेंगे। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया है, ठीक है। तो जो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस थे, ठीक है, उनके जो मेंबर्स थे वो कहाँ से इलेक्ट होने वाले थे, ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस में से जो मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जाने वाले थे वो आने वाले थे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में से, ठीक है। और इलेक्शन की मेथड क्या थी, इलेक्शन की मेथड थी बेटा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड, यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये हो गया ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस के लिए। उसके बाद देखो कि प्रिंसली स्टेट्स थे। अब प्रिंसली स्टेट्स का कुछ नहीं था। जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो क्या करने वाले थे, सीधा नॉमिनेट करने वाले थे। क्या करने वाले थे, उनके जो भी मेंबर्स हैं उनको क्या करने वाले थे, नॉमिनेट करने वाले थे। यानी प्रिंसली स्टेट्स के जो हेड है, यानी जो प्रिंस वगैरह रहेगा, ठीक है, वो क्या करने वाले थे, प्रिंसली स्टेट्स में से कौन जाएगा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में,
ठीक है, उनको डायरेक्टली क्या करने वाले थे, नॉमिनेट करने वाले थे। ठीक है, अब देखो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बढ़िया से अच्छे से समझ के देता हूँ। ठीक है, देखो हम कंपोजिशन की बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं यहाँ पे, चला जाए, एक सेकंड दे दो मुझे बेटा, यहाँ पे आ जाते हैं। देखो हम कंपोजिशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वॉज फॉर्म अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान इन नवंबर 1946। कंपोजिशन में सबसे पहले हम देखेंगे टोटल स्ट्रेंथ वॉज 389। ठीक है, आउट ऑफ दिस 389 देर वे 2 प्रोविंसेस। ठीक है, फर्स्ट वन इज ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस एंड अनदर वन इज प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, द ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस वाज डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिशर्स एंड प्रिंसली स्टेट वॉज इनडायरेक्टली अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल। ठीक है, जो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस थे, ठीक है, ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस गॉट द 296 सीट्स। ठीक है, आउट ऑफ 296 सीट्स the 292 seats was for the 11 governors provinces and 4 seats for the chief commissioner provinces, and this chief commissioner province you can consider as a today's union territories. ठीक है, then princely states got the 93 seats. ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, अब ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस, ठीक है, इसमें जो सीट्स का बंटवारा हुआ था, द सीट्स वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड मेनली amongst mainly three communities, जनरल, मुस्लिम एंड सिख्स। ठीक है, अब जनरल कम्युनिटीज़ में सभी बाकी लोग आते थे मुस्लिम और सिख को छोड़ के, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और यहाँ पे जो सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, यानी सीट अलोकेशन जो हुई थी, ठीक है, ये हुई थी, क्या हुई थी, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, प्रोपोर्शन ऑफ देयर पॉपुलेशन, रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन, यानी किस तरह से पॉपुलेशन है उस तरह से क्या हुई थी, यहाँ पे सभी प्रिंसली स्टेट और ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस में सीटों का बंटवारा हुआ था ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, तो किस तरह से हुआ था, यानी कितनी लोगों के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव रहने वाला था, यानी एक सीट मान लो करीब करीब 10 लाख लोगों के लिए डिस्ट्रिक्ट यानी अलॉकेट हुई थी, यानी 10 लाख लोगों के लिए एक रिप्रेजेंट रहेगा, यानी 1 सीट फॉर 1 मिलियन। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। उसके बाद अब इनको सीटों का बंटवारा हुआ था, लेकिन जो आने वाले लोग थे, जो मेंबर्स यानी आने वाले थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, वो किस तरह से आने वाले थे। ठीक है, कोई इलेक्शन होने वाला था, नॉमिनेट करने वाले थे। ठीक है, तो जो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस में से आने वाले थे उनके लिए तो इलेक्शन हुआ था। ठीक है, और जो इलेक्शन हुआ था, ठीक है, वो इनडायरेक्टली था, यानी भैया प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में से वो आने वाले थे। और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो फॉर्म हुई थी अंडर द गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935 में। ठीक है, और ये भी लिमिटेड फ्रेंचाइजी पे ऊपर फॉर्म हुई थी, आगे चल के मैं समझा के दूंगा, कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैंने यहाँ पे वो स्किप कर दिया। ठीक है, और ये जो इलेक्शन की मेथड थी ये थी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है, यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, और जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनके जो हेड थे वो डायरेक्टली क्या करने वाले थे, कौन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जाएगा इसको क्या करने वाले थे, नॉमिनेट करने वाले थे। ठीक है, तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया है। ठीक है, एक सेकंड, हाँ चलो, अब देखो यहाँ पे ध्यान में दो, ब्रिटिश, अब यहाँ से फिर से मैं रिपीट करता हूँ। ठीक है, ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस, इनके लिए क्या हुए थे, इलेक्शन हुए थे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के द्वारा, और जो प्रिंसली स्टेट्स थे ये क्या करने वाले थे, नॉमिनेट करने वाले थे। समझ में आ रहा है। ठीक है, तो क्या हम कह सकते हैं कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, ठीक है, ये पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी थी। समझ में आ रहा है, वाई आवर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कॉल्ड पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी, बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस से जो लोग आने वाले थे वो इलेक्टेड थे। ठीक है, यानी थ्रू द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली आने वाले थे, और जो प्रिंसली स्टेट्स में से जो मेंबर्स आने वाले थे उनको जो प्रिंसली स्टेट्स के हेड थे वो क्या करने वाले थे, डायरेक्टली नॉमिनेटेड करने वाले थे। इसलिए हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है उसको कहा जाता है वॉज टू बी अ पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी। ये आपको यहाँ पे समझ के लेना है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है। अगर आपसे कोई पूछता है वाई आवर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वॉज टू बी अ पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी, तो बस ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस में किस तरह से इलेक्शन हुए थे और प्रिंसली स्टेट्स में से किस तरह से लोग आने वाले थे वो आप बता दो, बस आगे वाला बंदा फुल्ली सेटिस्फाइड हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आप यहाँ पे एक बात देखो कि जो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस, ठीक है,
इनमें से जो मेंबर आने वाले थे वो आने वाले थे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में से, ठीक है। ये जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली जो फॉर्म हुई थी वो फॉर्म हुई थी ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। अब देखो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बेसिस पे फॉर्म हुई थी, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने जो वोटिंग के राइट्स थे वो किन लोगों को दिए थे, जो लोग टैक्स पे करते हैं, जिन लोगों के पास प्रॉपर्टी थी, या फिर ऐसे मान लो कि अदर क्वालिफिकेशन, जैसे मान लो कि जो लोग सिर्फ एजुकेटेड थे उन लोगों के ही राइट टू वोट दिया गया था, ठीक है, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। तो यहाँ पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है क्या? नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एडल्ट फ्रेंचाइजी है, यानी यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन किया गया था। तो जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली चुनी गई थी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, ये लिमिटेड फ्रेंचाइजी के बेस पे चुनी गई थी। क्या की गई थी? ये लिमिटेड फ्रेंचाइजी के बेस पे चुनी गई थी, ठीक है। तो हम कह नहीं सकते कि भैया जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है उसमें जो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस के जो लोग जाने वाले थे उन सभी लोगों का वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन था, ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि खुद ये लिमिटेड फ्रेंचाइजी के बेस पे क्या हुई थी, फॉर्म हुई थी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी तो थी ही नहीं, तो भैया पूरे लोगों का रिप्रेजेंटेशन था क्या वहाँ पे? नहीं था पूरे लोगों का रिप्रेजेंटेशन। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। ये हिस्टोरिकल बेस है, थोड़ा कनेक्ट करके पॉलिटिकल क्वेश्चन आ सकता है कि भैया पहला प्रावधान जो है रिगार्डिंग द ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस ये पॉलिटी से उठा लिया एज इट इज़, और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का प्रावधान जो है वो हिस्ट्री से कनेक्ट करवा दिया। तो इस तरह से क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो थोड़ा यहाँ पे आप ध्यान देना, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको जा नहीं रही है, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो थोड़ा सा ही पोर्शन है, हमने ब्रिटिश इंडिया की सीट्स कितनी थी? 296 सीट्स। अब ये 296 सीट्स के लिए क्या होता है, जुलाई अगस्त 1946 में क्या होता है, इलेक्शन होता है। क्या होता है? इलेक्शन होता है, ठीक है। तो इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग और हम देखेंगे अदर्स, यानी जो छोटे मोटे ग्रुप्स थे, ठीक है, इंडिपेंडेंट्स, अदर्स, ठीक है, उनको कितनी सीट्स मिलती है, ठीक है। तो ये जो 296 सीट्स थी इनके लिए जो इलेक्शन हुआ था उनमें सबसे ज़्यादा सीट्स मिलती है इंडियन नेशनल कांग्रेस को 208, ठीक है। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। मुस्लिम लीग को मिलती है 73 और जो अदर्स थे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट उनको मिलती है 15 सीटें। ये आपको बात ध्यान में रखना है, स्पेशली स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन वाले, वहाँ पे स्टैटिक आने का बहुत ज़्यादा चांस होता है, ठीक है। एंड द प्रिंसली स्टेट्स ने भैया तो भाग ही नहीं लिया था, ठीक है। इन्होंने कहा था कि हम क्या करेंगे भैया, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से थोड़ा भी दूर रहेंगे, यानी स्टे अवे रहने का उन्होंने थोड़ा डिसाइड किया था। इस वजह से भैया इनको कुछ था ही नहीं, ठीक है। अब हमने देखा कि कॉन्स्टेंट यहाँ पे समझो, फिर एक बात थोड़ा पोर्शन बहुत अच्छे से करने की कोशिश करती है, तब भी वही पॉलिटी डिकोड करने में मज़ा है और पढ़ने में मज़ा है। सिर्फ ऐसे पढ़ने के भैया हाँ नहीं, आपको जो पॉलिटी के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में उसको डिकोड करना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो क्या हम कह सकते हैं कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, ठीक है, ये एडल्ट फ्रेंचाइजी के बेस पे इलेक्टेड थी? सोचो इसको, हम एडल्ट फ्रेंचाइजी की बात कर रही है, यहाँ पे भी मैंने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी बात नहीं की है कि एडल्ट फ्रेंचाइजी के बेस पे इलेक्टेड थी या नहीं थी क्या, ये हमें सोचना चाहिए। सोचो, मुझे लगता ही नहीं थी, ठीक है, क्योंकि हमने देखा कि ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस में जो मेंबर्स आने वाले थे वो आने वाले थे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में से, और जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली है ये खुद लिमिटेड फ्रेंचाइजी के बेस पे इलेक्टेड थी, यानी जिनके पास भैया टैक्स है, जो टैक्स पे करते हैं, ठीक है, जो प्रॉपर्टी, जिनके पास प्रॉपर्टी है, ठीक है, या फिर जो एजुकेटेड है उनको ही भैया राइट टू वोट मिला गया था, ठीक है। तो हम नहीं कह सकते कि भैया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। अल्दो ये मान लो कि यहाँ पे हम एडल्ट फ्रेंचाइजी के बेस पे हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इलेक्ट नहीं हुई थी, फिर भी इनमें कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में सभी लोगों का रिप्रेजेंटेशन था, यानी भैया हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी ऑलमोस्ट ऑल सेक्शन को कॉम्प्राइज करती थी, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, यानी सभी हिंदूज, मुस्लिम, सिख्स, पारसीस, ये सभी लोग यहाँ पे इनका इन्वॉल्वमेंट था, ठीक है, पार्टिसिपेशन था, ठीक है। यानी क्योंकि जनरल में सीट बांटी गई थी ना, तो आया ही था, बहुत कम लोग होंगे जिनको भैया वो रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला था, ठीक है, लेकिन था, लोगों का एक फेथ था, पब्लिक रीजन था कि हाँ
हम इनके ऊपर फिट कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी उस तरीके से एडॉप्ट किया गया, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान में रखना कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सभी सेक्शंस के लोग थे, लेकिन दो लोग यहाँ पे नहीं थे। एक थे महात्मा गांधी और दूसरे थे मोहम्मद अली जिन्ना। ये दो लोग आपके में भी हो सकता है कि पॉलिटी में दिया है या नहीं दिया है, महात्मा गांधी दिया होगा, मोहम्मद अली जिन्ना का जिक्र नहीं है। तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है, ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में सभी सेक्शंस का रिप्रेजेंटेशन था, यानी रिप्रेजेंटेटिव्स थे सभी सेक्शंस थे एक्सेप्ट द महात्मा गांधी एंड द मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। तो ये था हमारा कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ नहीं समझ में आता है तो लेट मी नो, आई विल ट्राई टू टीच यू इन अ बेटर वे, ओके। चलो फिर, सी यू सून, हैव अ गुड डे।